वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। दोस्तों, निबंध लेखन का हमारा कार्यक्रम लगातार चल रहा था और आज का हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। ठीक है, गति शक्ति इसका जो नाम है उसी के अनुरूप इसका गुण है। तो इस योजना पर हम चर्चा करेंगे और जब भी कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी या गवर्नमेंट की जो स्कीम होती है उस पर अगर कोई टॉपिक आता है लिखने के लिए, और एक आएगा निश्चित रूप से, ये आप भी जानते हैं, 3 सेक्शन होते हैं, तो उसमें एक में गवर्नमेंट स्कीम वाला पोर्शन होता है और कोई ना कोई सरकारी योजना दी जाती है, तो उसमें ये महत्वपूर्ण हो सकती है। जितने भी अति संभावित टॉपिक्स हैं उन्हीं को हम करवा रहे हैं, तो इसमें ये महा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, इसका प्रारूप पहले बना लेते हैं। और कोई भी जब गवर्नमेंट की स्कीम आपको लिखने के लिए मिलती है, मतलब उस पर या तो आपको आंसर लिखना होता है, उसकी समीक्षा करनी होती है, और नहीं तो निबंध ही लिखना होता है, तो उस स्थिति में आपको फ्लो चार्ट का यूज़ करना चाहिए, बुलेट पॉइंट्स का यूज़ करना चाहिए। फ्लो चार्ट का यूज़ करके आप बेहतर तरीके से इस चीज़ को बता सकते हैं कि इस योजना के कौन कौन से फैक्टर हैं। इस तरीके से एरो से डिनोट कर दीजिए, उसके बाद ऐसे डब्बे में जो बाकी तथ्य हैं, घटक हैं, उसको लिख दीजिए। इस तरीके से देखने में आकर्षक लगता है, आपको ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता है और कम शब्दों में लिखकर थोड़ा सा ये कलाकारी करके आप अपना नंबर बढ़ा सकते हैं। पैराग्राफ में लिखेंगे तो एक औसत नंबर मिलेगा और जहाँ पर आवश्यकता है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना है, लेकिन जितनी आवश्यकता है उतना अगर यूज़ किया तो ये जो फ्लो चार्ट है या इस तरह के डायग्राम है ये आपको काफ़ी अच्छे नंबर दिलवा सकते हैं। प्रारूप बना लेते हैं। तो प्रारूप में क्या लिख सकते हैं? पहले तो यही बताना होगा कि ये योजना है क्या। ठीक है, मतलब इसका इंट्रोडक्शन, निबंध का इंट्रोडक्शन असल में इस योजना का इंट्रोडक्शन। और कहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया, मतलब कोई भी योजना आती है तो उसके पीछे क्या विचार रहा होगा या विचार छिपा हुआ है, ये चीज़ें। और फिर विकास में तेजी कैसे आएगी, गति शक्ति इसका नाम है, तो ये गति लाने का काम करेगी। अब गति कैसे लाएगी, जो विकास कार्य है उसमें कैसे गति लाएगी, चुनौतियां क्या है और आगे की राह क्या है। आमतौर पे गवर्नमेंट स्कीम में यही होता है, पहले तो आपको स्कीम का परिचय देना होता है, उसके बाद उसका जो कॉन्सेप्ट है वो बताना होता है, उसके बाद तब ये दिखाना होता है कि वो कितना लाभकारी है और कहाँ चैलेंजेस इसमें आ रहे हैं, और अंत में समाधान देना होता है, यही होता है। अब यहाँ शुरुआत की गई है। देखिए, मोदी जी ने 13 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का शुभारंभ किया, जैसा कि उन्होंने देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2021 को ऐलान किया था। और इस योजना का शुभारंभ निकट भविष्य में किया जाएगा, मतलब ऐसा उन्होंने कहा था। यहाँ अगर आप देखें तो कहा गया है कि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना रेल, सड़क सहित 16 मंत्रालयों को जोड़ने का एक डिजिटल मंच है। ये क्या है? एक डिजिटल फॉर्मेट है जिसमें कि हम बहुत सारे मंत्रालय जो कि विकास के कार्य में और संरचना विकास आदि कार्यों में लगे हुए हैं, उन मंत्रालयों को लिंक करके सबका समेकित रूप से जो कामकाज है उसको नियंत्रित कर सकते हैं। तो करीब 100 लाख करोड़ रुपए की जो बुनियादी ढांचा परियोजना है उसके विकास को फुल स्पीड यहाँ प्राप्त हो सकेगी। मतलब ऐसा नहीं कि कोई नई परियोजना इसमें बनाई गई, जो पहले से चल रही इन मंत्रालयों की परियोजना थी, जो 16 मंत्रालय आप देख रहे हैं, उनको और ज़्यादा रफ्तार मिल सकेगी क्योंकि उनको एक समेकित पोर्टल बना के उसमें शामिल किया गया है और इन पर निगरानी रखी जाएगी। ठीक है, अब इसमें ये कहा गया है कि जो पूरा प्रोजेक्ट है सभी योजनाओं को 2024-25 तक पूरा किया जाना है, मतलब ये टारगेट रखा गया है। इसका वर्चुअल लिंक देश के 36 स्थानों पर होगा। इस योजना के तहत उद्योगों की कार्य क्षमता को बढ़ाने में सहयोग प्राप्त होगा, स्थानीय विनिर्माताओं को बढ़ावा मिलेगा और उद्योग की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया जा सकता है। मतलब जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वहाँ अगर कंपटीशन होगा तो ग्रोथ तेज हो जाएगी, ये जाहिर सी बात है, तो उसको शामिल किया जाएगा। भविष्य के आर्थिक क्षेत्रों के निर्माण के लिए नई संभावनाओं को विकसित करने में सहायता प्राप्त होगी। और अगस्त 2014 में सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी ने एक प्रकार के काम करने वाले कई मंत्रालयों के लिए एक ही मंत्री रखकर सुपर मिनिस्टर्स की अवधारणा पेश की थी। मतलब एक ही जैसे काम करने वाले अगर 2 मंत्रालय हैं तो दोनों को मर्ज करके उनके लिए एक मंत्री जो है वो अलॉट किया गया था। तो ये सुपर मिनिस्टर की तरह से काम कर रहे थे, मतलब दोनों जो कार्यभार था वो इनके जिम्मे आ गया था, ताकि बेहतर जो तैयारी है वो हो सके। और ब्यूरोक्रेसी का जो सिस्टम है वो इस प्रकार का है कि अलग अलग खांचों में काम करता है, तो इससे निपटने के लिए गति शक्ति योजना जो है इसका उद्भव होता है। एक तरह से ये कहा जा सकता है कि यह योजना सरकारी वर्क कल्चर में आमूलचूल बदलाव लाने का एक प्रयास है। तो ये तो आपने दिया इंट्रोडक्शन, जिसमें कि थोड़ा डाटा भी यूज किया गया। अब इसके बाद देखिए, सभी राज्यों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया, क्योंकि जब तक राज्य शामिल नहीं होंगे तब तक जो बुनियादी परियोजना है वो कैसे क्रियान्वित होगी। और आगे चलकर मंच का आंकड़ा निजी क्षेत्र को दिया जा सकता है। सड़क, रेलवे, दूरसंचार, तेल, गैस जैसे जो मंत्रालय हैं उनको इस योजना का हिस्सा बनाया गया है, और अभी तमाम सरकारी विभाग अलग अलग तरीके से काम करते हैं, जिससे समय और लागत दोनों अधिक खर्च होते हैं। ठीक है,
गति शक्ति योजना के तहत वर्ष 2019 में शुरू की गई 110 लाख करोड़ रुपए की राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन को समाहित किया जाएगा और गति शक्ति योजना के द्वारा देश में उड़ान के तहत रीजनल कनेक्टिविटी में तेजी आएगी। तो जितनी भी योजनाएं इससे जुड़ी हैं उनमें तेजी आएगी। साल 2024-25 तक यहाँ आप देखें एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट का मतलब हेलीपैड और वाटर एयरोड्रम की संख्या बढ़कर 220 हो जाएगी। इसमें 109 नए एयरपोर्ट होंगे। तो ये चीज़ें आप आंकड़े के तौर पर शामिल कर सकते हैं, पॉइंट्स में लिख सकते हैं, बुलेट पॉइंट में इसी बात को लिख सकते हैं। इसके तहत देश में मौजूद 51 एयर स्ट्रिप के विकास का काम, 18 नए प्रोजेक्ट, 12 वाटर एयर स्ट्रिप के विकास का काम और 18 हेलीपोर्ट का निर्माण शामिल होगा। और जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके द्वारा संचालित राजमार्ग का जो निर्माण कार्य है उसकी लंबाई का विस्तार करके 2 लाख किलोमीटर तक किया जा सकता है, ताकि और पेड़ उजाड़ दिए जाए। वन विभाग पेड़ रोपता है, बेचारे कुछ बड़े होते हैं, अभी उनमें अच्छे अच्छे पत्ते आने शुरू होते हैं, तब तक उन्हें नुचवा के एक तरफ रख दिया जाता है और रोड चौड़ी हो जाती है। यही होता है। फिलहाल वो जनसंख्या की समस्या के चलते हो रहा है, क्योंकि आबादी ज़्यादा रहेगी तो ट्रैफिक रहेगा, फिर ट्रैफिक रहेगा तो सड़क बनेगी। अब इसके बाद देखिए 2014 तक करीब 91,000 किलोमीटर और 2021 के अंत तक 1.3 लाख किलोमीटर, मतलब ये टारगेट था। अब इसके बाद देखें इससे डिफेंस उत्पादन में भी काफ़ी तेजी आएगी और करीब 20,000 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर प्रदेश में, और यहाँ आप देखें राज्यों के नाम, उत्तर प्रदेश में और तमिलनाडु में 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाने की योजना है, जिसके कॉरिडोर बनाने की योजना है। और इसके परिणाम स्वरूप भारत में अगर देखा जाए तो 1.7 लाख करोड़ रुपए के डिफेंस उत्पादों का उत्पादन होगा। मतलब ये जो प्रोडक्ट है ये बनकर तैयार होंगे और 25% का निर्यात भी किया जाएगा। ये एक बड़ी बात है। अब इस योजना के तहत मतलब वही गति शक्ति की ही बात की जा रही है, रेलवे की कार्गो हैंडलिंग क्षमता को इतना बढ़ा दिया जाएगा। तो ये आंकड़ा आप याद रख सकते हैं। 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निर्माण में तेजी आएगी। गैस पाइपलाइन योजना जो है उसको 2024-25 तक दोगुना करके 34,500 किलोमीटर तक करने का अनुमान है और 2027 तक नेचुरल गैस पाइपलाइन से हर राज्य को जोड़ा जाएगा। सरकार की इस योजना में गंगा नदी में करीब 29 MTT क्षमता का और अन्य नदियों में करीब 95 MTT क्षमता का कार्गो ढुलाई करने का जो पूरा वे है, मतलब रास्ता है, उसको बनाने की योजना है। समुद्री बंदरगाहों में करीब 1759 MMT कार्गो ढुलाई का जो लक्ष्य है वो रखा गया है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, मतलब इसके जो टारगेट्स हैं उसको आपको रखना होगा। और साल 2024 तक दूरसंचार विभाग के द्वारा 35 लाख किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाने का प्लान है, मतलब डिजिटल इंडिया का जो स्वप्न है उसकी दिशा में। और ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा ट्रांसमिशन नेटवर्क को बढ़ाकर करीब 4.52 लाख किलोमीटर सर्किट तक कर दिया जाएगा। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के द्वारा देश में करीब 200 मेगा फूड पार्क बनाने की योजना है और फिशिंग क्लस्टर बढ़ाकर 202 करने का लक्ष्य रखा गया है। 15 लाख टर्नओवर वाले करीब 38 इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर बनाने का जो प्लान है, तो इसमें अगर आप देखें यहाँ पर जो आंकड़ा दिया हुआ है 90 टेक्सटाइल क्लस्टर बनाने और 110 फार्मा और मेडिकल डिवाइस क्लस्टर बनाने का लक्ष्य है। ठीक है। मास्टर प्लान के तहत 4 जो इंडस्ट्रियल नोड है उनको बनाने की योजना है। यूपी, कर्नाटक और महाराष्ट्र में ये प्रस्तावित है। यह योजना लंबे समय से चली आ रही समस्याओं जैसे कि असंबद्ध योजना, मानकीकरण की कमी, मंजूरी संबंधी जो चुनौतियां हैं, इन सब से निपटने में सहायता करेगी। और जब काम सुचारू तरीके से होगा तो जो बुनियादी ढांचा है वो तेजी से डेवलप होगा। यह योजना मौजूदा और प्रस्तावित जो कनेक्टिविटी परियोजनाएं हैं उनकी मैपिंग करने में भी सहायता करेगी। ठीक है। और इसके साथ ही या इसके माध्यम से देश में विभिन्न क्षेत्रों और औद्योगिक जो केंद्र हैं उनको जोड़ने में स्पष्टता प्राप्त होगी, मतलब आसानी से जोड़ा जा सकता है। और एकीकृत परिवहन को कनेक्टिविटी की रणनीति से जोड़ने से मेक इन इंडिया का समर्थन होगा। तो इसके जो फायदे हैं वो आपको इसमें गिनाने थे। अब इसमें एक जो उपसंहार वाला हिस्सा है वहाँ संतुलित दृष्टिकोण लेकर चलना होता है। तो वहाँ आपको ये बताना होगा कि इसके बहुत सारे फायदे हैं, बहुआयामी ये योजना ही है, इसमें बहुत सारी जो मंत्रालय हैं वो शामिल किए गए हैं। योजनाओं को गति देना इसका उद्देश्य है, इसीलिए नाम रखा गया है गति शक्ति। लेकिन इस योजना में चूंकि बहुत सारे मंत्रालयों को मर्ज किया गया है तो इनका कामकाज एक साथ हैंडल कर पाना, मतलब एक साथ टारगेट बना के और सबको जितने भी टारगेट हैं उनको समय से अचीव कर पाना और सबकी देख रेख कर पाना, ये अपने आप में खुद बहुत बड़ी चुनौती है। और जो हमारे तंत्र में घुसा हुआ भ्रष्टाचार है वो यहाँ भी टांग अड़ाने की कोशिश करेगा, तो वो एक दूसरी चुनौती है, मतलब एक दूसरे ढंग की समस्या है। इन सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए तब जाकर इस योजना को आगे फ्रेम करने की आवश्यकता है, ताकि जो दिक्कतें हैं वो सामने ना आए, मतलब जो व्यवधान है वो बीच में ना पैदा हो। क्योंकि बीच में अगर व्यवधान पैदा हुआ तो ऐसे अगर एक मंत्रालय की योजना में व्यवधान होता है तो कम से कम वही योजना ठप होगी। लेकिन अगर इस तरह के मास्टर प्लान में कोई व्यवधान पैदा होता है तो जितनी भी स्कीम इससे जुड़ी हुई है वो सब एक झटके में पैरालाइज हो जाएंगी। तो ये अपने आप में खतरनाक स्थिति होगी, इसलिए सावधानी से कदम उठाने की आवश्यकता है। ठीक है। तो इतना लिखा जा सकता है।
और भी बहुत कुछ लिखा जा सकता है, इसको रिप्रेजेंट करने के बहुत उम्दा तरीके हो सकते हैं। किसी भी गवर्नमेंट स्कीम को अगर आपको दिखाना है तो बुलेट पॉइंट्स, फ्लो चार्ट, इस तरह की चीज़ें भरपूर मात्रा में आप डाल सकते हैं, इससे देखने में अट्रैक्टिव लगेगा। तो फिलहाल इस निबंध में इतना ही। प्रारूप आप बनाए बिना निबंध मत लिखिएगा, ये ध्यान दीजिएगा। और आगे कई सारे टॉपिक्स आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।